हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएन बेसिक स्टडी में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक लगा लिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए रिवीजन स्टार्ट करें क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है दोस्तों। और हम लोग ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 हम लोग चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 10वां आज हम लोग कर रहे हैं। 10 इसमें रिमेनिंग बच गया है। मैं सभी सेट आप लोगों को अच्छी तरीके से करवा दूंगा फुल डिटेल्स के साथ। आप लोग लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ लाइक भी कर दे कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट भी क्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर सेट नंबर 10 का, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2। एक नंबर प्रश्न है कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है। ए ऑप्शन है आपको विदित गुजराती, आर वैशाली, विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों, प्राज्ञानंदा। एक का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर, ठीक है। विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने आपको नवंबर 2023 में भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर के। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सुरेश गोपी, शेखर कपूर, प्रसून जोशी, आर माधवन। आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, आर माधवन को यहाँ पर ध्यान देंगे फिल्म एवं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। भुवनेश्वर, बेंगलोर, अबू धाबी, रियाद। 3 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, रियाद में किया गया था संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर की। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ईरान, भारत, भूटान और पाकिस्तान। तो देखिएगा 4 का आपको राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ईरान, ठीक है। ईरान आपको इसमें सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क का यहीं पर आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। इसको ध्यान में रखना है, सार्क की स्थापना। इसका आपको मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपको काठमांडू में है, काठमांडू, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और साथ साथ इसे भी ध्यान में रखेंगे कि सार्क में आपको कौन कौन सा देश में शामिल है। देखिएगा, इसको मैं बारी बारी से पढ़ता हूँ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये इतने देश जो हैं सार्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। देखिएगा, चौरी चौरा की घटना जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई असहयोग आंदोलन के दरमियान। गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर। 5 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, गोरखपुर में ये पड़ता है आपको। चौरी चौरा स्टेशन है ये, ठीक है, वहीं आपको घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कोच्चि, मार्मागोवा, कांडला, तुतीकोरिन। 6 नंबर 6 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला। कांडला ये आपको गुजरात में है। देखिएगा, किस बंदरगाह का नाम बदल करके इसका नाम ध्यान रखेंगे दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ये आपको कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात में है। कहाँ है? इसको भी फैक्ट ध्यान रखेंगे कि कहाँ है, गुजरात में स्थित है ये कांडला। कांडला बंदरगाह को ही हम लोग ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते थे, लेकिन अब इसका नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश से। तो 7 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा में स्थित है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब सेल्वा प्रभु तिरुमरन, मुरली श्रीशंकर, अविनाश साबले, एल्डोज पॉल। तो 8 का आपको राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ये जो है कि सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिएगा, यहाँ पर दो आपको ऑप्शन दिया है, उनमें से चूज करना है। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। 2 नंबर में कहता है कि इसकी मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली हैं। तो 9 का हम लोग देखेंगे कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसका 9 का दोनों ही सही है। क्या ऑस्कर पुरस्कार में समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है और इसकी मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली है। सी द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया। किस
राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चित प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है एग्जाम के रिगार्डिंग। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। देखिएगा यहाँ पर आपको 10 का राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जेल का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। 10 कुमार चरितम किसने रची थी? भट्टी, बाणभट्ट, भास, दांडी। तो इसको ध्यान देंगे। 11 का आपको राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 10 कुमार चरितम के लेखक दांडी हैं। कौन है? दांडी। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? महिला बैडमिंटन, गोल्फ, महिला टेबल टेनिस, पुरुष बैडमिंटन। ध्यान देंगे, बैडमिंटन में तो दिया जाता है, लेकिन ये आपको राइट आंसर हो जाएगा महिला बैडमिंटन। ठीक है, उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन का में ये खिताब दिया जाता है। साथ साथ इसे भी फैक्ट और कुछ याद रखेंगे कि बैडमिंटन से संबंधित और भी कुछ कप हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्ढा कप, सोफिया कप, थॉमस कप, योनेक्स कप, ये सब इत्यादि जो हैं आपको बैडमिंटन से ही संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि कितनी नहीं हो सकती है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से कितने अधिक नहीं हो सकती है? 21%, 30%, 6% या 15%। 13 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। 15% से अधिक नहीं हो सकती है, इसको ध्यान रखेंगे। शोलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? ये आत्मकथा है भारतीय फुटबॉलर की। गुरप्रीत सिंह संधू, सागर सुब्रतो, सुब्रत भट्टाचार्य, सुनील छेत्री। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है शोलो आना बल्लू। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? चेन्नई, तिरुपति, कोच्चि या पणजी। 15 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, तिरुपति में हुआ है भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ। कहाँ? तिरुपति में हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तिरुपति कहाँ पड़ता है इसको भी ध्यान रखेंगे, ये आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पड़ता है तिरुपति, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 16 नंबर देखिएगा, यहाँ से मैथ है। मैथ और ये रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप लोग कनेक्ट होकर के ज्वाइन होकर के वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इसका रिवीजन आपको कीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर की, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? जोधपुर, अवध, हैदराबाद या मैसूर। तो इसका राइट आंसर अवध हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। ये साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे कि अवध का को संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसको सआदत खां को माना जाता है। किसे? सआदत खां, इसका भी नाम याद रखेंगे क्योंकि पूछ देता है कभी कभी कि अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 32 नंबर के, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, खालिस्तान साम्राज्य के शासक थे। कौन से साम्राज्य के? गौड़, मगध, जूनागढ़ या कान्यकुब्ज। तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर हम लोग देखेंगे कि ए हो जाएगा, गौड़। ठीक है, गौड़ का यह शासक था। कौन? राजा शशांक, जिसने हर्षवर्धन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर के, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? खुदीराम बोस, अशफाकउल्लाह खां, बाघा जतीन, प्रफुल्ल चाकी। तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, बाघा जतीन। कौन? बाघा जतीन जो है कि भारतीय क्रांतिकारियों में से जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था, बाघा जतीन। पहला मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शेरशाह सूरी। तो इसको मैं आपको देखिएगा, 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबर। ठीक है, पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था। बाबर जो है कि आपको 1526 ईस्वी में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में राणा सांगा, बाबर और किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, माफ़ कीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसको इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश का नींव डाला था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला मुगल बादशाह आपको बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर की, चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला खालिस्तान पर्व है। तो चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला खालिस्तान कौन सा पर्व है? हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन। तो 35 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, 35 का देखिएगा सी, ये बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का ये पर्व मनाया जाने वाला है चेतियागिरी विहार, जो कि सांची में मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? ओडिशा का एक लोकप्रिय त्यौहार है होला मोहल्ला, धनु यात्रा, थिरुवोनम, गुड़ी पड़वा। तो 36 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, धनु यात्रा।
क्या है, धनु यात्रा जो है कि उड़ीसा का एक ये लोकप्रिय पॉपुलर आपको फेस्टिवल है, वहाँ मनाया जाता है धनु यात्रा। इसको ध्यान में रखेंगे कि धनु यात्रा महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है। धनु यात्रा जो है कि भगवान कृष्ण और उनके मामा राजा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। किसकी कथा पर? राजा कंस, उनके भगवान कृष्ण और उनके मामा राजा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है ये धनु यात्रा जो वहाँ पर आपको मनाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 103वें संविधान संशोधन की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही है। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा, हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ से कि इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये आपको सही है। ठीक है, किसकी? ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के में से कौन सा कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा, यह भी आपका सही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन है वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, ये आपको गलत हो जाएगा। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपको डी आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38 नंबर की तसोंगमो झील किस राज्य में स्थित है। तसोंगमो झील मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम। 38 का राइट आंसर हम लोग देखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा। 38 का देखिए सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर डी। तसोंगमो झील कहाँ है? तसोंगमो झील आपको सिक्किम में पड़ता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1965, 1955, 1947 या 1950। 39 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। ये आपको देखिएगा 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसी का नाम चेंज करके विलय करके 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं खालिस्तान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थीं। जर्मनी, USSR, US, नॉर्वे। तो आपको 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा USSR। क्या हो जाएगा? USSR। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं खालिस्तान USSR में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। USSR का मतलब हो गया रूस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41 नंबर के आज़ाद हिंद फौज INA आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1939 में, 40 या 42 या 46 में। तो 41 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? आपको 1942 में 1942 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? देखिए ध्यान में देंगे हम लोग इसको, इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे कि रास बिहारी बोस की प्रेरणा पर कैप्टन मोहन सिंह ने INA की प्रथम डिवीजन की स्थापना की थी इसमें। ठीक ना, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन 1942 में 1 सितंबर 1942 को हुआ था और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और इन्हें 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर की पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? 1916, 1919, 1929 या 1939। आपको 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा की। कब? 1929 ईस्वी में किया था। 1929 का आपको ये कहाँ अधिवेशन हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन, यहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 नंबर कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हार्डिंग ने? 43 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चित प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। 44 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या गुजरात? 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 45 का बी।
61 नंबर प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ध्यान देंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है तो ये जापान का लिया गया है। ठीक है, 61 हो जाएगा आपको, 61 का ए, जापान के संविधान से ये लिया गया है। वहीं आपको हम लोग अगर अमेरिका के संविधान से अगर देखें तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से देखिएगा मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि ये सब लिया गया है। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना है। कनाडा का अगर संविधान से पूछ देता है तो कनाडा के संविधान से आपको भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, संघीय व्यवस्था और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के लिए का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 62 नंबर के, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 का 3, 33, 34 या 72। 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 34 है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 34 के अनुसार। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी, रजिया सुल्तान। 63 का आपको राइट आंसर हो जाएगा सी, चांद बीबी ने। किसने? चांद बीबी ने। अहमदनगर की ये आपको रानी थी चांद बीबी, इन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। 2009, 2001, 1800 या 1909। 64 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, 2009। कब? 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। कब? 2009 में। प्रथम अफीम युद्ध है, द्वितीय अफीम युद्ध है एवं टाइपिंग विद्रोह, ये सभी किस देश से संबंधित हैं। गुटनिरपेक्ष, ब्रिटेन, फ्रांस या चीन। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ये चीन से संबंधित है। किससे है? 65 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और टाइपिंग विद्रोह जो ये सब हुआ था, ये चीन से संबंधित है। अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839-42 में हुआ था, चीन और ब्रिटेन के बीच। अफीम युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1839 से 42 चला था। ठीक है, और वहीं आपको देखिएगा ये ताइपे युद्ध जो हुआ था, ताइपे युद्ध 1850 से 64 के मध्य चला था। चीन और दक्षिण भाग में टाइपिंग विद्रोह हुआ था। ये इसको भी ध्यान में रखना है। 66 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पेसो किस देश की मुद्रा है। पेसो कौन सी देश की करेंसी है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मलेशिया या अर्जेंटीना। 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्जेंटीना का ये आपको करेंसी है पेसो। ब्राज़ील में जैसे कि आपको देख लिया जाएगा तो ब्राज़ील में क्या बोला जाता है करेंसी को, तो ब्राज़ीलियाई रियल है यहाँ पर, रियल। ठीक है, ये रियल बोला जाता है यहाँ की मुद्रा को, रियल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आपको दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रैंड, क्या कहा जाता है? रैंड। मलेशिया में क्या चलता है? रिंगिट चलता है, इसको भी ध्यान में रखना है। मलेशिया में भी करेंसी रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया था। गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अंगद। ध्यान देंगे कि सिख गुरु में टोटल आपको कितने गुरुओं की संख्या है, टोटल 10 है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब में जिनका जन्म स्थल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इनकी मृत्यु हुई थी नांदेड़, महाराष्ट्र में। 67 का देखिएगा राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद ने शुरू किया था, प्रारंभ किया था। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए असम, राजस्थान, हरियाणा या नई दिल्ली। 68 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, राजस्थान। किसने? राजस्थान ने निर्धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। इसको VVI टैग कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, बिहार से रिलेटेड है। तो संबल योजना जो बिहार में आपको योजना है किससे संबंधित है। दिव्यांगजन से, वृद्धजन से, विधवा से या बच्चों से। तो 69 का आपको राइट आंसर दिव्यांगजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर आपका, संबल योजना दिव्यांगजन से संबंधित है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत, किसमें पहचान करना है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। 2 नंबर कहता है ऑप्शन के सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। 70 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग ना तो 1 होगा ना 2 होगा, आपको राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर की, ग्राम सभा एक गाँव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने खालिस्तान वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो ग्राम सभा के लिए आपको कितनी आयु चाहिए, गांव की जो सभा है, इसको ध्यान में रखेंगे। 15, 18, 21 या 25 है। तो 71 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 18।
71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 18 वर्ष से। ग्राम सभा एक आम से गांव के लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष 18 वर्ष प्राप्त कर ली है, तो आपको ये चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें ध्यान देंगे। अब मुखिया के लिए वही पूछ देता है ना, तो मुखिया के लिए आपको 21 साल होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 72 नंबर प्रश्न है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो 72 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, विकास केंद्र उपागम कौन सी योजना में अपनाया गया था? तो राइट आंसर 72 का डी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। वहीं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आपको कार्यकाल पूछ देगा, तो ये आपको कार्यकाल 1969 से 74 हो जाएगा। ठीक है, 1969 से 74। पहला चला था 51 से 56, इसको याद रखेंगे, पंचवर्षीय योजना। दूसरा चला था 56 से 61, तीसरा चला था आपको 61 से 66। 2 साल बीच में गैप हुआ था, जो कि आपको योजना अवकाश चला था उसमें, और फिर जाकर के 69 से 74 चौथा चला था पंचवर्षीय योजना। इसी में आपको विकास केंद्र उपागम को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? पंचायतों के लिए जो प्रावधान किया गया है कौन से भाग में है? भाग 9, 4, 3 या 9 का ए में? 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, भाग 9 में पंचायतों का आपको उल्लेख किया गया है। पंचायत से संबंधित आपको अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहीं 243 का इसको भी ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 243 के क से 243 के आना तक है, कहाँ तक? 9 तक है। और वहीं आपको देखिएगा भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ये भाग 4 में। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 का भी जानेंगे हम लोग कि मौलिक अधिकार से ये संबंधित है। भाग 9 का ए क्या है? ये नगर पालिका से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? भारत सरकार, गुजरात, कर्नाटक या केरल? 74 का ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार ने मंजूरी दी हरित ऊर्जा कॉरिडोर GEC चरण 2 की योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 75 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? त्रिसंधि का निर्माण करता है दर्रा भारत, चीन और म्यांमार। तो दीफू, पेंसिला, इमिसला, बुमला। तो 75 का हम लोग राइट आंसर देखेंगे, ए हो जाएगा दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा करता है? दीफू दर्रा जो है कि भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखना है, AP अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ से रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए PDF में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 91 नंबर प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? 301, 298, 299, 300 का एक ए। 91 का आपको देखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, 300 का एक को प्रभावित किया है। 44वां संविधान संशोधन 1978। साथ साथ इसे भी ध्यान में रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें जाकर करके लोकसभा और राज्य के विधानसभा की जो अवधि पहले 6 वर्ष थी, उसको घटा करके पुनः कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ही कर दिया गया। इससे पहले आपको कितना था? 6 वर्ष था, इसको ध्यान में रखेंगे, ये कर दिया गया। और जो भी इसके बाद आपको 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 300 के एक अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो आता था, उसको मौलिक अधिकार के भाग से हटा करके विधिक यानी कि कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। और इसके साथ साथ 44वां संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 का F ठीक ना, 19 का F तथा अनुच्छेद 31, कितना? अनुच्छेद 31 को, ये दोनों को निरस्त कर दिया गया, और जो संपत्ति के स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर की स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? कृष्णा, गंगा, दामोदर या यमुना? 92 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, दामोदर नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर की विश्व व्यापार संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? या वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 अप्रैल 1948, 5 अप्रैल 1948, 8 अप्रैल 1948 या 6 अप्रैल 1948? तो 93 का राइट आंसर ए ही हो जाएगा आपका, 7 अप्रैल 1948 को हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं ना, 7 अप्रैल को, वही हो जाता है आपको। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, इसको ध्यान में रखेंगे। 94 नंबर प्रश्न है कि कॉमेट, नामचा बड़वा, गुरला मंधाता निम्नलिखित में से किसके नाम है? ये सब
देखिएगा कॉमेट, नामचा बड़वा और गुरला मंधाता, ये इनमें से किसका नाम है? हिमालय से निकलने वाली नदियों, हिमालय के ज्वालामुखियों, हिमालय में रहने वाली जनजातियों, हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ। तो ध्यान देंगे आपको 94 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हिमालय की पर्वतीय चोटी का ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 95 नंबर। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? दिद्दा नाम की एक रानी थी जो उन्होंने किस भाग पर, पूछ रहा है यहाँ से क्वेश्चन, कह रहा है कि उन्होंने कौन से भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? अवध, कश्मीर, सिंध, बंगाल। 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको कश्मीर राज्य में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। तो 96 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है कि आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 97 नंबर, N2+O2 रिएक्टेड बाय NO के लिए क्या आपको इसमें से राइट आंसर हो जाएगा? तो 97 का राइट आंसर ए हो जाएगा, Kc = KF। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए जो है किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, मच्छर के काटने से या प्रोटोजोआ। तो 98 का आपको राइट आंसर वायरस हो जाएगा, आपको हेपेटाइटिस ए या बी या सी जो होता है, जो कि आपको विषाणु के कारण होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करने वाला ये बीमारी है, किसको? लीवर को, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, लीवर को प्रभावित करने वाला ये बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 99 नंबर, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है कितना है? प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना है? तो 99 का सी हो जाएगा राइट आंसर, 6.626 × 10⁻34 जूल हो जाएगा, जूल सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, कोल या जस्ता। 100 का राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर के, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर, गैलीलियो, रोजर बेकन। तो 101 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, जोहान्स केपलर। कौन? जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया। वहीं आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया, इसको ध्यान में रखेंगे। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया, इसको भी, टेलीस्कोप का, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 102 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टोलॉकर है? क्रिप्टोलॉकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, रैम्सवेयर, ठीक है, रैम्सवेयर सामान्यतः स्पैम और फिनिशिंग के जरिए फैलता है। रैम्सवेयर के प्रकार आपको हो जाएंगे, दो प्रकार के होते हैं, क्रिप्टो रैम्सवेयर और लॉकर रैम्सवेयर, इसको रैमसनवेयर, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 103 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विद्युत शक्ति की मात्रा को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, किस प्रकार? वोल्ट एम्पियर, किलोवाट घंटा, वाट सेकेंड या जूल सेकेंड। 103 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर के द्वारा हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि व्यक्त कर सकते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और 1 HP = 746 वाट होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 104 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है, जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है पोषण संबंधी समस्याओं का निदान, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, पोषण की स्थिति का आकलन या मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। 104 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आपको मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। ये आपको सही हो जाएगा। इसके अलावा अन्य इसमें शामिल हैं, इसके अलावा अन्य शामिल है, ये सब शामिल है लेकिन ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर हम लोग कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है, या केवल दो आवेशित पिंडों के बीच होता है। 105 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल। 106 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग PDF से बनाएंगे। 121 नंबर प्रश्न है कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है, जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम या कोबाल्ट। इसका राइट आंसर आपको स्वर्ण हो जाएगा, कि आपको सोना जो आपको विषैली धातु नहीं है। सोना का परमाणु संख्या आपको 79, आपको 79 होता है, इसको भी याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और सोना जो है कि आपको 1 Kb वर्ग का मुद्रा धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? प्रमुख नहीं है। एक स्वच्छ स्वास्थ्य में स्थान में रहना, अच्छी आर्थिक स्थिति, सामाजिक समानता तथा मेल जोल की भावना, एक बड़े और सुसज्जित भाव में रहना। देखिएगा इस पे कह रहा है कि एक कौन सी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है, यानी कि आपको प्रमुख इसमें से नहीं है। 122 का देखिए डी ही हो जाएगा, एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। ठीक है, ये आपको प्रमुखता में नहीं आता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आपको सामाजिक समानता और मेलजोल की भावना, यह हो जाएगा आपको अच्छी आर्थिक स्थिति, एक स्वस्थ स्थान में रहना, ये भी तीनों आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैस हो ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैसों ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका राइट आंसर 1:16 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 124 नंबर के 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? फ्रेडरिक वोहलर, मार्सेलिन बार्थेलोट, जोसेफ गै-लुसाक, हर्मन कोल्बे। 124 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हर्मन कोल्बे। हर्मन कोल्बे आपको ये रसायनज्ञ थे, जर्मन रसायनज्ञ थे 1845 में, जिन्होंने कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित किया था, एसिटिक एसिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 125 नंबर, किस सही कथन की पहचान कीजिए। 125 में देखते हैं कि जूल शक्ति का मात्रक है, सही कथन का पहचान करें। जूल शक्ति का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, जूल बल का मात्रक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि 125 का राइट आंसर न्यूटन जो है कि बल का मात्रक है। किसका है? न्यूटन बल का मात्रक है, ये आपको सही कथन हो जाएगा 125 का सी राइट आंसर। क्योंकि आपको देखिएगा शक्ति जो है कि वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल नहीं होता है, वाट होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, वाट होता है। और यहाँ पर जो कह रहा है कि शक्ति मात्रक है, ठीक है, यहाँ पे न्यूटन दे दिया है, ये भी गलत है, क्योंकि शक्ति जो मात्रक है आपको, ये आपको वाट का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 126 नंबर की वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? ऑर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। 126 का बी हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत की पहचान करना है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है और इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। 127 का राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, आपको यही गलत है कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यही गलत हो जाएगा, यही आपको राइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, एथेन। 128 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको मिथेन। मीथेन का सूत्र होता है आपको CH4, इससे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हम लोग देखेंगे, देखिए गोबर गैस में 65 से 75% मीथेन पाया जाता है। कितना? 65 से 75%। 129 नंबर प्रश्न है कि टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? मूल, तना, पुष्प, पत्तियां। 129 का आपको सी हो जाएगा, पुष्प नहीं होता है टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों? क्योंकि 130 का देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा पहला वाला ही कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर की, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, दो दिशा में होता है, अनेक दिशा में होता है, ये किसी विशिष्ट दिशा में नहीं होता। 131 का राइट आंसर ए हो जाएगा कि एक दिशा में होता है, एक दिशिक होता है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। 132 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, आवृत्ति की उच्च श्रेणी, आवृत्ति की कम सीमा, आवृत्ति की का संकीर्ण श्रेणी। तो 132 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण कर रही है। और वहीं जानेंगे कि ब्रॉडबैंड उच्च गति जो है कि इसका आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। इसकी क्षमता जो होती है 24 से 38 गीगाहर्ट्ज बैंड होती है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम, ओम क्यू,
महो महो क्यू इनवर्स। ठीक है, 133 का हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको। 133 का सी हो जाएगा महो। ठीक है, विद्युत चालकता की यूनिट यानी कि इकाई क्या है आपको, महो होती है। 134 नंबर प्रश्न है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। हरा क्यों होता है पौधों का रंग? हमने कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल, थियामीन या एक्टिन। तो 134 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरोफिल के कारण जो है कि पौधों का रंग हरा होता है। 135 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है कि दो रासायनिक स्पीसीज एक्स और वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है जिसमें दो एक्स और वाई दोनों उपस्थित होते हैं। एक्स प्लस वाई इरेक्टेड बाई पी यहाँ पर देखेंगे बनता है। एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई पी स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा इसमें से सत्य है। तो 135 का आपको देखिएगा राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 आपको हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे पी एक यौगिक है, एक सही है इसमें से, एक तथा वाई तत्व हैं और 4 नंबर हो जाएगा कि पी का एक निश्चित संगठन है। आपको ये वाला गलत हो जाएगा, 107 यौगिक ही गलत हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और शेयर ज़रूर किया कीजिए क्योंकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है और लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त हो सके। तो जल्दी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।